हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम प्राचीन भारत में मूर्तिकला के विकास के बारे में पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में मूर्तिकला की शुरुआत कब से हुई और विभिन्न कालों में जो है उनका विकास कैसे हुआ, कैसे विभिन्न मूर्तिकला की शैलियाँ अस्तित्व में आई और उन मूर्तिकला की शैलियों की क्या क्या विशेषताएं थी और उन विभिन्न कला शैलियों में क्या अंतर था। तो आज की वीडियो में हम ये सब चीज़ें जो है पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में जो मूर्तिकला की शुरुआत कब हुई। देखो, भारत में जो मूर्तिकला की शुरुआत है वो पाषाण काल में ही हो गई थी। पाषाण काल में मानव जो पाषाणों काट कर, पत्थरों को काट कर दबाव तकनीक का उपयोग करके जो है अपने हिसाब से जो है उपकरण वगैरह बना रहा था। इसके साथ ही जो है उस काल में मूर्तिकला के अवशेष भी मिले हैं और विशेष रूप से उच्च पुरा पाषाण काल में। उच्च पुरा पाषाण काल के कुछ दो स्थल है, लोहदा नाला और इनाम गांव। वहाँ से जो है एक एक अस्थि निर्मित स्त्री मूर्तियाँ मिली है। किसकी? अस्थि मतलब हड्डी की मिली हुई मूर्तियाँ मिली है। कहाँ से? लोधा नाला और इनाम गांव से। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मूर्तिकला की जो शुरुआत है वो पाषाण काल में ही हो गई थी। हो सकता है इनका आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं रहा हो, लेकिन मूर्ति का निर्माण हो गया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले काल की। अगला जो काल है वो है हड़प्पा काल। देखो, हड़प्पा काल में मूर्तिकला का विकास हुआ और उस काल में जो है मृण मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ और धातु की मूर्तियाँ, तीनों रूपों में जो है मूर्तियाँ बनाई गई। मतलब आपके पाषाण काल में केवल हड्डी से निर्मित मूर्तियाँ मिली है, बट हड़प्पा काल में जो है आपके मिट्टी की मूर्ति मिली है, पत्थर की मूर्ति मिली है और धातु की मूर्ति भी मिली है। मतलब तीनों प्रकार की मूर्तियाँ मिली है। इस काल में जो मिट्टी की मूर्तियां थी वो लाल मिट्टी और क्वार्ट्ज को मिलाकर जो कांसली मिट्टी बनती थी उससे जो है ये मूर्तियां बनाई गई थी। ठीक है, उससे ये मूर्तियां बनाई गई थी। ठीक है। इसके अलावा जो धातु निर्मित मूर्तियां थी वो जनरली कांसे से बनाई जाती थी या तांबा या कांसा से बनाई जाती थी। ठीक है। सेलखड़ी पत्थर से बनी मोहनजोदड़ो की योगी मूर्ति। अब देखो, सेलखड़ी पत्थर से बनी हुई एक योगी मूर्ति मिली है, बहुत ही फेमस मूर्ति है। वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। उसमें अधकुले नेत्र, नाक के अग्र भाग पर टिकी दृष्टि, छोटा मस्तक व संवरी हुई दाढ़ी इसकी कलात्मकता के प्रमाण है। ये बहुत ही फेमस मूर्ति है। कौन सी? योगी की मूर्ति, जो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से भी एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, लेकिन ये धातु निर्मित है। किससे निर्मित है? धातु निर्मित। कौन सी धातु से? कांसा निर्मित है। ये भी जो है मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना है। ठीक है। तो ये जो है हड़प्पा काल की कुछ मूर्तियां हैं। और भी मूर्तियां मिली है, बट ज़्यादा फेमस जो है ये दो मूर्तियां हैं। एक पत्थर से बनी हुई है और एक धातु से बनी हुई है। इसके अलावा जो हड़प्पा काल में जो दाइमाबाद है, जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, वहाँ से बैलगाड़ी को चलाते हुए गाड़ीवान की मूर्तिकला भी उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब दाइमाबाद से एक बैलगाड़ी को चलाते हुए गाड़ीवान दिखाया गया है। ठीक है। ये जो है मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। कहाँ से मिला है? दाइमाबाद से। ठीक है। इसके अलावा जो मण मूर्तियों में हड़प्पा काल में जो है सीटियाँ बनी हैं, झुंझुने बने हैं, खिलौने, वृक्षभ आदि दूसरी जो मूर्तियां हैं पशु पक्षियों की वो भी बनी है। ठीक है। तो ये हड़प्पा काल के मूर्तिकला की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन मूर्तिकला। देखो, हम एकदम से मौर्य काल पे आ रहे हैं, बट उससे पहले जो काल था आपके वैदिक काल या वैदिकोत्तर काल, उसमें मूर्तिकला के अवशेष नहीं मिले। मतलब उल्लेख तो मिला है, बट पुरातात्विक अवशेष नहीं मिले हैं। मतलब कोई मूर्ति ऐसी नहीं मिली किसी प्रकार की धातु की जिसे हम देख सके। हालांकि ऋग्वेद में उल्लेख आता है कि 10 गायों को या 20 गायों को देखकर इंद्र की मूर्ति खरीदने का ऐसा उल्लेख आता है। तो जब इस प्रकार का उल्लेख आता है तो शायद हो सकता है कि उस काल में मूर्तिकला प्रचलित रही होगी। अवशेष नहीं मिलते हैं। ठीक है। इसलिए हम जो है मौर्य काल पे आते हैं डायरेक्ट। और मौर्य काल में जो मूर्तिकला है उसका विकास अच्छी तरह से होता है। इस काल में जो मूर्तिकला की विशेषता थी वो चमकदार पॉलिश, मतलब पॉलिश अच्छी तरह की जाने लगी थी। पहले के जो काल में थी सुंदरता पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, पॉलिश पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। बट इस काल की जो मूर्तिकला थी उसमें पॉलिश पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। मूर्तियों की भावाभिव्यक्ति, मतलब भावनाएं दिख रही थी मूर्तियों में। मतलब मूर्ति को देख के अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसके मन के अंदर क्या भाव है। ऐसा मौर्य काल की मूर्तियों में मिलता है। एकात्मक पत्थर, पत्थर जनरली एक ही काम में लिया जाता था, उसी को गढ़कर जो है मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है।
इसके अलावा जो उनके स्तंभ है, अशोक के जो स्तंभ है, वो मौर्यकालीन मूर्तिकला की का उत्तम शिखर है। मतलब उसके उनके शीर्ष पर, स्तंभों के शीर्ष पर जो विभिन्न पक्षों की आकृति बनी है, वो मूर्तिकला का उत्तम शिखर है। मतलब बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनी हुई है वो। ठीक है। इस काल में जो है विशेषता ये है कि पत्थर और मिट्टी की मूर्तियां मिली है, लेकिन कोई धातु की मूर्ति नहीं मिली है। मौर्य काल में कोई धातु की मूर्ति नहीं मिली है, पत्थर की मूर्ति मिली है, मिट्टी की मूर्ति मिली है। और इस काल में जो मूर्ति निर्माण की जो विधि थी, वो थी चिपकुआ विधि। कौन सी थी? चिपकुआ विधि। चिपकुआ विधि मतलब अलग अलग अंगों को जो है अलग अलग बना के उनको चिपका दिया जाता था, वो चिपकुआ विधि थी। ठीक है। मौर्य काल में जो अनेक स्थान है, जैसे पाटलिपुत्र है, वैशाली है, तक्षशिला है, मथुरा है, कौशाम्बी, अहिछत्र, सारनाथ आदि स्थानों से जो है विभिन्न मूर्तियां प्राप्त हुई है। कला, सौंदर्य एवं चमकदार पॉलिश की दृष्टि से सम्राट अशोक के कालखंड की मूर्तिकारी को सर्वोत्तम माना जाता है। देखो मौर्य काल बहुत लंबा पीरियड था, लेकिन जो उसमें जो अशोक का कालखंड था, वो कला, सौंदर्य और चमकदार पॉलिश की वजह से जो है सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है। इस काल में जो है पारखम यूपी से 7.5 फीट ऊंची पुरुष मूर्ति मिली है। एक दिगंबर प्रतिमा लोहानीपुर पटना से मिली है। दीदारगंज पटना से भी प्राप्त यक्षिणी मूर्ति मौर्य कला के विशिष्ट उदाहरण है। मतलब इस काल की कुछ मुख्य मुख्य जो मूर्तियां हैं, जो परखम से मिली है, आपके लोहानीपुर पटना से मिली है, और दीदारगंज पटना से मिली है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मूर्तियाँ। इसके अलावा जो 4 सिंहों की मूर्ति बनी हुई है, सारनाथ के स्तंभ पर जो 4 शेरों की जो मूर्ति बनी है, वो अशोककालीन मूर्तिकला का बेहतरीन नमूना है। मौर्यकालीन मर्ण मूर्तियों के विषय पशु पक्षी, खिलौना और मानव है। देखो पशु पक्षियों की मूर्तियां भी बनाई गई, खिलौना भी बनाए गए, और मानव की मूर्तियां भी बनाई गई। ये मूर्तियां जो है गैर धार्मिक उद्देश्य वाली मर्ण मूर्तियां थी। ये किसी धर्म विशेष को ध्यान में रख के नहीं बनाई गई थी। ये जनता ने जो है अपने रुचि के हिसाब से बनाई थी, बिना किसी धर्म के ध्यान में रखते हुए। प्रस्तुत मूर्तियां अधिकांश शासकों द्वारा बनाई गई, फिर भी किसी देवता को अभी प्रस्तुत मूर्ति में नहीं डाला गया, यानी उद्देश्य सेकुलर था। मतलब हालांकि ये जो पत्थर की मूर्तियां थी, जनरली वो जो मिट्टी की मूर्तियां तो जनता द्वारा बनाई गई थी, लेकिन जो पत्थर की मूर्तियां होती थी वो शासकों द्वारा बनाई गई थी। फिर भी जो है इनसे किसी देवता का पता नहीं चलता है, किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं बनाई गई है। मतलब ये जो मूर्तियां हैं वो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है। मौर्य काल में प्रशस्त्र मूर्ति निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर और पारखम से जगह से प्राप्त मूर्ति में चित्तीदार लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। मौर्य काल में जो मूर्तियां निर्माण हुई उनमें ज्यादातर में जो है चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया पत्थर की मूर्तियों में। इसके अलावा एक पारखम से जो मूर्ति मिली है उसमें चित्तीदार लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है। हम बात करते हैं सुंग कुषाण कालीन मूर्तिकला के बारे में। देखो इसके बाद में जो काल आता है सुंग और कुषाण काल आता है, और ये प्रथम शताब्दी ईस्वी का दौर था। ठीक है। और इसमें मूर्तियों के साथ साथ प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। ठीक है। और नवीन मूर्तिकला शैलियों का आगमन हुआ इसी काल में। जो कुसुम कुषाण काल जो विशेष रूप से कुषाण काल में जो है मूर्तिकला की विभिन्न शैलियां अस्तित्व में आई। जैसे मुद्रा कला शैली है, आपके कुषाण और जो गांधार कला शैली है, ये अलग अलग शैलियां जो है जनरली इसी काल में अस्तित्व में आई थी। इनके बारे में विस्तृत रूप से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और इस काल में प्रतीकात्मकता जो है मूर्तिकला की प्रधान विशेषता है। मतलब प्रतीकात्मक रूप से मूर्तियां ज़्यादा बनाई गई है। इस दौर में गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ। इसी दौर में जो है गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन मूर्तिकला की। देखो गुप्त काल जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। और इस काल में जो है तीनों ही धर्मों, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, तीनों ही धर्मों से संबंधित जो है मूर्तियां बनाई गई। और इस काल में जो मूर्तिकला के जो मुख्य केंद्र थे वो थे सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र। गुप्तकालीन मूर्तियों की निर्मलता, अंग सौंदर्य, वास्तविक हाव भाव एवं जीवंतता ने कला को ऊंचाई प्रदान की। इस काल में जो मूर्तियों में निर्मलता है, अंग सौंदर्य है और वास्तविक हाव भाव एवं जीवंतता, मतलब जो है इस काल की मूर्तियों में देखने को मिलती है। इस काल में जो मूर्तियां मिली, देखो सारनाथ से जो प्राप्त धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा तथा सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त 7.5 फीट ऊंची 12 टन वजनी बुद्ध की ताम्र मूर्ति जो मिली है वो अति विशिष्ट है। इस काल में जो मूर्तियां मिली है, एक तो सारनाथ से जो धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में जो मूर्ति मिली है, और सुल्तानगंज बिहार से जो है बुद्ध की जो ताम्र मूर्ति मिली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुप्त काल में जैन धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था।
इसलिए तीर्थंकर के बगल में इंद्र, कुबेर, सूर्य आदि की मूर्तियां बनने लगी। देखो गुप्त काल में हिंदू धर्म का प्रभाव था और इसकी वजह से जैन धर्म पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। तो जैन तीर्थंकरों की जो मूर्तियां बनती थी उनके आजू बाजू में जो है हिंदू देवताओं इंद्र, सूर्य, कुबेर की मूर्तियां भी बनने लगी। गुप्तकालीन जैन धर्म के अंतर्गत विशालकाय बाहुबली की मूर्तियां भी बननी शुरू हो गई। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बननी शुरू हो गई गुप्त काल में। गुप्त काल में दशावतार की मान्यता आई, अतः इस दौर में सर्वाधिक मूर्तियां ब्राह्मण हिंदू धर्म से संबंधित ही बनी थी। देखो 10 अवतार की जो परिकल्पना है वो गुप्त काल में आई थी और 10 अवतारों को मान के जो है उन पर मूर्तियां बनाई गई। एलोरा दशावतार मूर्तियां और खजुराहो, देवगढ़ आदि जगहों पर विष्णु के 10 अवतारों को मूर्त रूप दिया गया है। एलोरा, खजुराहो और देवगढ़ पर जो है विष्णु के 10 अवतारों पर मूर्तियां बनाई गई है। इनमें देवगढ़ का शेषशाही विष्णु मूर्ति प्रसिद्ध है और देवगढ़ के जो मंदिर में जो मूर्ति मिली है शेष नाग पर सोते हुए विष्णु की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ढाका से प्राप्त मत्स्य अवतार, कच्छपा अवतार की मूर्तियां मिली है। उदयगिरी की गुफा से प्राप्त मूर्ति, भोमरा राजस्थान से प्राप्त नर नारायण और कृष्ण की रासलीला मूर्ति, बिरसा के मंदिर से प्राप्त वराह अवतार की मूर्ति तथा एलिफेंटा से प्राप्त विख्यात त्रिमूर्ति गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशिष्टता के प्रमाण है। इसके अलावा ये कुछ और जो मूर्तियां हैं जो गुप्तकाल संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध मूर्ति जो सारनाथ में मिली है। 11 मानुषी बुद्ध मूर्ति एलोरा से मिली है जिसमें बुद्ध के प्रथम उपदेश का चित्रण है। ये भी गुप्त काल की महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला की बामियान घाटी अफगानिस्तान में सिल्क रूट पर पहाड़ को काटकर बुद्ध की 2 भव्य प्रतिमाएं 6वीं और 7वीं शताब्दी में बनाई गई थी जो गांधार कला का शीर्ष नमूना थी। इन्हें कट्टरपंथी तालिबान द्वारा जो है 2001 में ध्वस्त कर दिया गया। ये जो 6वीं 7वीं शताब्दी की मूर्तियां थी और ये जो आपके बामियान पाकिस्तान अफगानिस्तान में बनाई गई थी सिल्क रूट के क्षेत्र में, लेकिन 2001 में जो है कट्टरपंथी तालिबानों द्वारा उसे नष्ट कर दिया गया। अब तो ये विभिन्न कालों के थे जो मूर्तिकला का विकास हो गया। अब हम बात करते हैं मूर्तिकला की प्रमुख शैलियों के बारे में कि मूर्तिकला की जो प्रमुख शैलियाँ थी उनके बारे में देखते हैं कौन कौन सी शैलियाँ थी, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी और उनमें क्या क्या अंतर था। सबसे पहले हम देखते हैं गांधार शैली। देखो ये गांधार शैली की मूर्ति को आप देख सकते हैं, इसमें जो कुछ विशेषताएं हैं वो आप देख के भी पता कर सकते हैं कि गांधार शैली की क्या विशेषताएं हैं। देखो अब हम अध्ययन करते हैं। देखो सबसे पहले हम बाह्य प्रभाव का अध्ययन करते हैं कि इस मूर्ति पर बाह्य प्रभाव पड़ा था या नहीं था, है ना। इसके साथ ही इसका अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा। देखो बाह्य प्रभाव में यूनानी या हेलेनिस्टिक मूर्तिकला का भारी प्रभाव था, अतः इसे भारतीय यूनानी कला के रूप में भी जाना जाता है। देखो इस पर यूनानी कला का प्रभाव था, ठीक है। और ये यूनानी अधिकृत यूनान के द्वारा अधिकृत क्षेत्र में पनपी थी। देखो सिकंदर ने जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को, अफगानिस्तान क्षेत्र को विजित किया था, बाद में कनिष्क के साम्राज्य का भी वो अंग रहा। तो इस क्षेत्र में जो मूर्तिकला पनपी वो गांधार कला सी थी। कौन सी थी? गांधार कला। गांधार का जो क्षेत्र है वो अफगानिस्तान क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। तो उस क्षेत्र में जो मूर्तिकला पनपी थी वो गांधार कला शैली कहलाती है और इस पर विदेशी प्रभाव था, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रयुक्त सामग्री बारे में कि गांधार शैली में जो है कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी। देखो गांधार शैली में जो पत्थर की मूर्तियां हैं उन्हें उनमें नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था, जबकि बाद की अवधि में मिट्टी और प्लास्टर के उपयोग भी इसमें किया जाने लगा। बाद में देखो कुछ ऐसी मूर्तियां मिली जिसमें मिट्टी और प्लास्टर का प्रयोग किया गया जाने लगा। मतलब शुरुआत में जो है बलुआ पत्थर से बनाई गई थी, नीले धूसर बलुआ पत्थर से, ठीक है। लेकिन बाद में जो है इसमें मिट्टी और प्लास्टर से भी मूर्तियां बनाई जाने लगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं धार्मिक प्रभाव की। देखो इस पर जो धार्मिक प्रभाव था मुख्य रूप से बौद्ध चित्रकला थी। मुख्य रूप से क्या थी? बौद्ध चित्रकला थी। बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां इसमें बनाई गई थी। ग्रीको रोमन देवताओं के मंदिरों से भी प्रभावित थी। ग्रीको रोमन जो देवता थे उससे भी ये प्रभावित थी। देखो इसमें बुद्ध जो है वो रोमन देवताओं, यूनानी देवताओं की तरह लगते हैं। अब बात करते हैं संरक्षण की। तो इस कला को जो संरक्षण दिया गया था वो कुषाण शासकों द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? कुषाण शासकों द्वारा दिया गया था। अब हम बात करते हैं इसके विकास के क्षेत्र के बारे में कि वो कौन से क्षेत्र में पनपी थी, कौन से क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। तो ये आधुनिक गांधार क्षेत्र
और उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में जो है ये विकसित हुई थी। कौन सी कला? गांधार कला शैली जो है गांधार क्षेत्र और जो उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में विकसित हुई थी। अब हम बात करते हैं बुद्ध की मूर्ति की विशेषताएं थी। गांधार कला में जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी उनकी क्या विशेषताएं थी? देखो, इसमें जो है बुद्ध योगी की मुद्रा में बैठे हैं और बहुत कम आभूषण धारण किए गए हैं। मतलब आपकी गांधार कला शैली में आभूषण वगैरह धारण किए हुए बताए गए हैं, बट बहुत कम धारण किए हुए बताए गए हैं। उनको घुंघराले बालों के साथ आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया है। देखो, इनकी विशेषता है कि इन मूर्तियों में बुद्ध को जो है घुंघराले बालों के साथ दिखाया गया है। ठीक है। आंखें ऐसी बंद है जैसे कि ध्यान की मुद्रा में हो, और उनके सर पर जटा या उपहार को दिखाया गया है। मतलब जटा और उपहार को भी उनके सर पर दिखाया गया है, और ये जो है बुद्ध की सर्वज्ञता का प्रतीक है। इसके अलावा मूर्ति पर वस्त्र मोटा व सलवटों सहित है, और उनकी मूर्तियों पर जो वस्त्र उनको पहनाए गए हैं वो मोटा वस्त्र है, महंगा वस्त्र है, और सलवटों, उनमें सलवटें दिखाई गई है। ठीक है। तो ये गांधार कला में जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी वो उनकी विशेषता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शैली की, वो है मथुरा शैली। कौन सी है? मथुरा शैली। देखो, ये मथुरा शैली की मूर्ति आप देख सकते हैं। ठीक है। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाह्य प्रभाव। तो मथुरा कला जो शैली थी वो बाह्य संस्कृति से प्रभावित नहीं थी, ये पूर्ण रूप से स्वदेशी शैली थी। जबकि गांधार शैली जो थी वो आपके यूनानी और रोमन कलाओं से प्रभावित थी, बट ये जो मथुरा कला शैली थी वो स्वदेशी कला शैली थी। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके प्रयुक्त सामग्री की। तो इसमें जो सामग्री प्रयुक्त की गई वो चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। अब बात करते हैं हम धार्मिक प्रभाव की। तो हम देखते हैं कि इस पर जो है हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों का प्रभाव था। हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों का प्रभाव था। जबकि हम देखते हैं कि गांधार कला शैली पर ज्यादातर जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव था। अब आप बात करते हैं संरक्षण की। तो संरक्षण, इसे भी जो है कुषाण शासकों का संरक्षण ही मिला। देखो, कुषाणों की जो राजधानी थी पेशावर थी, और इसके अलावा मथुरा भी थी। तो जो है उनकी राजधानी संबंधी थी ये कला, तो इसको संरक्षण कुषाण शासकों द्वारा दिया गया। अब बात करते हैं विकास क्षेत्र की। तो इसका जो विकास क्षेत्र था वो मथुरा, सोंग, कंकाली टीला और इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो मथुरा कला शैली के विकास का क्षेत्र था। अब बात करते हैं बौद्ध मूर्ति की विशेषताएं। तो इस मथुरा कला शैली में जो बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी उसके बारे में हम देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं थी। देखो, बुद्ध को इसमें मुस्कुराते चेहरे के साथ प्रशंसित दिखाया गया है। देखो, जो गांधार कला शैली थी उसमें बुद्ध को आदर्शवादी दिखाया गया है, ज़्यादा हाव भाव नहीं दिखाए गए। बट इसमें जो है बुद्ध को मुस्कुराते चेहरे के साथ प्रशंसित दिखाया गया है, सन्यासी के रूप में दिखाया गया है। शरीर हष्ट-पुष्ट और तंग कपड़े पहने हुए दिखाया गया है। चेहरा और सिर मुंडा हुआ दिखाया गया है। चेहरा और सिर मुंडा हुआ दिखाया गया है। जबकि गांधार कला शैली में कई कई मूर्तियों में बुद्ध को मूंछों के साथ दिखाया गया है। ठीक है। और सिर पर जूड़ा दिखाया गया है, घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। बट इनमें ज़्यादातर जो मूर्तियां हैं उनमें चेहरा और सिर दोनों मुंडा हुआ है। सर पर उभार या जटा दिखाई गई। कुछ मूर्तियां ऐसी है जिन पर सर पर उभार दिखाया गया है, जटा दिखाई गई, बट बाल घुंघराले नहीं है। ठीक है। बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं में पद्मासन में बैठे हुए दिखाया गया है, और उनका चेहरे का विनीत भाव दर्शाता है। और उनके चेहरे पर जो है विनीत भाव दिखाया गया है। ठीक है। तो ये मथुरा की शैली में जो मूर्तियां बनी थी बुद्ध की, उनकी विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शैली की, वो है अमरावती शैली। कौन सी है? अमरावती शैली। अब देखो, इस शैली के बारे में जानते हैं, इसमें बाह्य प्रभाव के बारे में जानते हैं। ये शैली भी बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी और स्वदेशी शैली थी। मतलब इस पर जो है कोई बाह्य प्रभाव नहीं था, और जैसे मथुरा की शैली पर भी नहीं था, बट गांधार कला शैली पर विदेशी प्रभाव था। प्रयुक्त सामग्री। इस शैली में जो मूर्तियां बनाई गई थी वो सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई थी। किसे बनाई गई थी? सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई थी। ठीक है। तो इसमें जो प्रयुक्त सामग्री कौन सी है? सफ़ेद संगमरमर। ठीक है। जबकि आपकी गांधार कला शैली में नीला धूसर पत्थर है। हाँ। और उसमें जो है आपके मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थर है। अब हम बात करते हैं धार्मिक प्रभाव की। तो इस पर जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव है। इसमें जो मूर्तियां बनाई गई वो ज़्यादा बुद्ध से संबंधित बनाई गई है। संरक्षण। इसको जो संरक्षण देने का कार्य किया वो सातवाहन शासकों ने किया। किसने किया? सातवाहन शासकों ने किया। इसका विकास क्षेत्र की बात करते हैं। तो इसका विकास जो क्षेत्र था वो कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी, अमरावती और नागार्जुन कोंडा और उसके आसपास का क्षेत्र जो है इसका विकास क्षेत्र था। मतलब ये साउथ क्षेत्र में जो है पनपी थी। ठीक है। अब बात करते हैं बौद्ध मूर्ति की विशेषताएं कि इस काल में जो बुद्ध की मूर्तियां बनी थी उनकी क्या विशेषता थी।
तो इस शैली में जो बुद्ध की मूर्तियाँ बनी थी उनमें बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं और कम बल दिया गया है। मतलब व्यक्तिगत बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वो बहुत कम बनाई गई है। इसमें ज़्यादातर जो है सामूहिक मूर्तियाँ बनाई गई है। कैसी बनाई गई है? सामूहिक मूर्तियाँ बनाई गई है, और जो बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं पर आधारित है। मतलब जातक कथाओं में जो कहानियाँ दी गई है उस पर जो है आपके मूर्तियाँ बनाई गई है। बुद्ध के संपूर्ण जीवन से संबंधित मूर्तियाँ बनाई गई है। मतलब जो है उसमें 5-10 पात्र शामिल किए गए हैं जिससे वो एक कहानी के हिसाब से लगे। मतलब व्यक्तिगत मूर्तियाँ बहुत कम बनाई गई है। ठीक है, तो ये अमरावती शैली की बुद्ध की मूर्ति विशेषता हो गई। तो इस प्रकार जो है ये चीज़ें हमने आज देखी है, जिसमें हमने आपके विभिन्न कालों में मूर्तिकला विकास, मूर्तिकला विभिन्न शैलियाँ, उनके बीच में अंतर, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। हाँ, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।